नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी परिवार के माध्यम से आप सभी का अपने दिल में स्वागत करता हूं। मैं निखिल गोयल आप सभी की एक प्रकार से मदद करने के लिए यहां पर बना हूं। एसएससी जेईई एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले 20 साल के पेपर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए मैं 60 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को बहुत मददगार साबित करेंगे। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के कुछ ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छी रैंक आ सकेगी। तो 60 शॉर्ट टॉपिक सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। एसएससी एग्जाम तक मैं ये 60 टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। इस सीरीज को खुद भी देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और इस सीरीज का पूरा लाभ उठाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी टॉपिक मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूं वो जनरली सारे के सारे मेरे प्लस कोर्स के टॉपिक हैं। मेरे प्लस कोर्स में मैं वो अक्सर पढ़ाया करता हूं और उसी शिद्दत के साथ, वही एनर्जी के साथ, वही कंटेंट आप लोगों को भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अनअकैडमी के परिवार पर मेरी तरफ से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अपने आने वाले भारत में होने वाले किसी भी जेईई एग्जाम की या एई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते टाइम आप लोगों को ये कोड यूज करना है। ये कोड है आप लोगों का एनजी लाइव। इस कोड के माध्यम से आप डायरेक्टली मेरे प्लस कोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी भी आप लोगों की प्लस कोर्स की कॉस्ट होती है, उस प्लस कोर्स की कॉस्ट में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्काउंट अवेल करवाने के लिए मुझसे अपनी जेईई की टेक्निकल और मेरी टीम से नॉन टेक्निकल तैयारी करने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज एनजी लाइव कोड। सर, प्लस कोर्स के आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स अवेल करवाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। हर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिलती है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कितनी मर्जी बारी किसी भी लेक्चर को लाइव ड्यूरेशन से लेकर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है आप लोगों को, और उस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह जानने को मिलता है कि आप लोगों को कहां पर लाई करना है और कहां पर अभी आप लेवल में हैं। तो बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, लाइव ऑन लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे फीचर आप लोगों को कब अवेल होते हैं? जब आप एनजी लाइव कोड का यूज करते हैं। अभी तक अगर सबको सब कुछ क्लियर है तो वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एक मिनट का पेशेंस करेंगे, एक मिनट का पेशेंस करेंगे, मैं आया। हाँ जी, अभी डायरेक्ट सबको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट इज ब्रेक। एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट इज ब्रेक। हाँ, एवरीबॉडी नोज दैट ब्रेक्स होती है हमारी ईट, और आई विल से दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी, smallest unit of a building. That is, I can say that now. Smallest unit of a building. Smallest unit of building is known to be as brick. उसी को हम ईट का नाम देते हैं। अब मेरी बात को समझकर चलना यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन। ये ईट का हम लोग ईट क्यों यूज करते हैं? सर, हमारे राजस्थान जेईई के सिलेबस में ब्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल लिखा हुआ है, तो ब्रिक पढ़ना होगा क्या सर? यस, ऑब्वियसली सिलिकेट बेस्ड मटेरियल अगर है तो ब्रिक पढ़ना होगा, ब्रिक पढ़ना होगा। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेजरली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जनरली क्या होता है कि ये ब्रिक हम लोग क्यों यूज करते हैं। ब्रिक हम लोग इसलिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल है, देन व्हाई ओनली वी आर गोइंग टू यूज द ब्रिक? बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल। पहला ही रीजन बनता है कि ये सस्ती हो जाती है, औरों के कंपैरिजन में सस्ती है। दूसरा पॉइंट इसका ये बनता है यहाँ पर कि इट्स बेयरिंग कैपेसिटी इज गुड। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी
इसकी बेयरिंग कैपेसिटी या बेयरिंग पावर जो है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है, बेयरिंग कैपेसिटी इज गुड। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है? अच्छी है। तो हमारे लिए एक सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया मटेरियल क्रिएट होता है बिल्डिंग को बनाने के लिए, इसलिए हम लोग ब्रिक्स का जनरली यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये ब्रिक्स जो है ये यूज कहाँ कहाँ पर होती है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, कृष्णा पांडे स्वागत आपका। पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बिल्डिंग्स में यूज होती है, सबको पता है। दूसरा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा सॉलिंग पर्पस में भी ब्रिक्स का यूज किया जाता है। सॉलिंग क्या होती है कि जब आपकी मिट्टी की कैपेसिटी बहुत कम होती है तो उस मिट्टी पर हम फाउंडेशन नहीं बना सकते, बिकॉज अगर हम उस मिट्टी पर फाउंडेशन बनाएंगे तो वो मिट्टी हमारी फाउंडेशन को सह नहीं पाएगी और नीचे सेटलमेंट शो कर देगी। तो उसी चीज की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उस मिट्टी के ऊपर हम ईंटें बिछा देते हैं और फिर उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। सो आई विल से दैट कि that process of laying the bricks over the soil to increase the bearing capacity, that process is known to be as the soiling. तो soiling में भी इसका हम यूज करते हैं। Can you tell me further use of the bricks? क्या आप मुझे ब्रिक्स का फर्दर यूज बता सकते हैं? और कोई, मुझे दो याद आ रहे थे तो मैंने लिख दिए, क्या आपकी नजर में और हैं कोई अगर बताना चाहे तो? ब्रिक्स का और कहाँ यूज करते हैं हम? केनाल में, यस। हम लोग ब्रिक्स का यूज कैनाल लाइनिंग में भी करते हैं, बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने। हम लोग ब्रिक्स का यूज कैनाल लाइनिंग में भी करते हैं। चौथी चीज आप मेरे को बताएंगे, और चौथी चीज आप मेरे को बताएंगे, चार यूज आते हैं जनरली, तो चौथा यूज आप मेरे को बता सकते हैं ब्रिक्स का और क्या होता है? भाई पेवमेंट, पेवमेंट में भी इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा ईंट की रोड होती है, ईंट के रोड होती है ना, तो पेवमेंट में यूज करते हैं। तो चार तरीके से हम जनरली इसका यूज करते हैं। अब मेजर बात आती है कि जनरली तीन तरह की ईंटें सुनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन बेसिस ऑफ साइज तीन तरह की ईंट आती है। ऑन बेसिस ऑफ साइज तीन तरह की ईंट आती है। पहला ईंट मेरे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द मॉड्यूलर ब्रिक। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पहला ब्रिक आता है मेरे पास, दैट इज नोन टू बी एज द मॉड्यूलर ब्रिक। इसका साइज क्या होता है? इसका साइज आता है मेरे पास 19 बाय 9 बाय 9, 19 बाय 9 सेंटीमीटर का इसका साइज आता है। सबने ईंट देखी है, सबने ईंट देखी है ना। दैट इज व्हाट, दैट इज द लेंथ, दैट इज द विड्थ एंड दैट इज द हाइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरा आपके पास आता है जिसको आप लोग नाम देते हैं नॉमिनल ब्रिक। दूसरा आपके पास आता है जिसको नाम दिया जाता है नॉमिनल ब्रिक, और इस नॉमिनल ब्रिक का साइज क्या होता है? 20 बाय 10 बाय 10। तीसरा आपके पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रेडिशनल ब्रिक, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रेडिशनल brick. General size of the traditional brick is what? General size of the traditional brick is what? 230 by 11.4 by 7.6, 11.4 by 7.6 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको ये बताया था ट्रेडिशनल ब्रिक दो तरह की होती है। ट्रेडिशनल ब्रिक दो तरह की होती है, मैंने आप लोगों को बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये मैं आज नहीं बताने वाला क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ और ये तुम्हें याद होना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल में ही बताया था, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब हम ईंटों का यूज करते हैं तो एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए बीच में मोटार का यूज करते हैं। इन मैसनरी एक ईंट दूसरी ईंट से मोटार की मदद से जुड़ती है, तो वो मोटार की थिकनेस कितनी होती है? दैट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको समझनी है। थिकनेस ऑफ द मोटार यूज्ड, thickness of mortar in between bricks, thickness of mortar in between bricks कितनी होती है? That is known to be as what? That is known to be as 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी मेरी बात को समझना आप, इसमें इसको मैं जो लिखवाना चाह रहा था वो यही था कि जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है दैट इज विदाउट मोटार, दैट इज विदाउट मोटार। तो मॉड्यूलर ब्रिक कैसी है? इसमें मोटार नहीं है, इसमें मोटार नहीं है, दैट इज विदाउट मोटार। और जो नॉमिनल ब्रिक आती है उसमें क्या होता है कि आपकी ईंट है, चारों तरफ ईंट के 1-1 सेंटीमीटर का मोटार है, तो 19 से 20 हो गया, 9 से 10 हो गया और 9 से 10 हो गया। तो मैंने क्या कहा कि जो आप लोगों की नॉमिनल ब्रिक आती है वो विद मोटार होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नॉमिनल ब्रिक
नॉमिनल ब्रेक इज इक्वल टू मॉड्यूलर ब्रेक प्लस मोटार, ऐसा लिख सकता हूं ना। मॉड्यूलर ब्रेक में अगर मैं मोटार ऐड कर देता हूं तो मेरे पास नॉमिनल ब्रेक बन जाती है, और कुछ नहीं होता, बस यही होता है इसका फर्क। अब मेरी बात, क्वेश्चन यहां से ये बना देते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। जैसे एक ईंट है मेरी और ये मेरी दूसरी ईंट है, तो एक ईंट और दूसरी ईंट के बीच में कितनी थिकनेस होती है मोटार की। इफ दिस इज योर मोटार, इफ दिस इज मोटार, तो इसकी थिकनेस कितनी होती है मोटार की, दैट इज 1 सेंटीमीटर मोटार। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर तो एक ईंट का, 1 सेंटीमीटर दूसरी ईंट का, उसको बोला जाता है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, नहीं, 1 ही सेंटीमीटर का मोटार होता है। अब एक बार आप लोग ध्यान देना, हर ईंट के ऊपर, हर ईंट के ऊपर ऐसे सेंटर में एक जगह होती है, हल्का सा डिप्रेशन होता है वो, और वहां पे कंपनी का नाम आता है, वहां पे कंपनी का नाम आता है। जैसे एकेजी की ईंट है, गोयल की ईंट है, फलाने की ईंट है, आता है ना, इसको बोला जाता है फ्रॉग, इसको बोला जाता है फ्रॉग। तो टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग फ्रॉग इंपॉर्टेंट चीज बनता है। तो फ्रॉग से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आता है उसको आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि डायमेंशन कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास पॉइंट आता है डायमेंशन ऑफ द फ्रॉग कितना होता है। आई विल से दैट डायमेंशन ऑफ द फ्रॉग इज 40 बाय 100 बाय 40 mm, लेंथ है 100 mm, विड्थ है 40 mm, और ये डीप कितना होता है ये भी लिख लो, 10 से 20 mm का, 10 से 20 mm ये डीप होता है। हाँ, इसका डेप्थ कितना होता है 10 से 20 mm। दूसरा आता है ऐसी फ्रॉग से रिलेटेड और क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, इसका फंक्शन क्या है। Why do we need to provide the frogs? That is very easy. That is very easy. Why need to provide the frog? Frog is usually provided to create the bonding purpose. होता क्या है? It is usually provided for the bonding purpose. तो bonding purpose क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम जब मोटार भरते हैं तो इस फ्रॉग के अंदर जनरली ज्यादा मोटार भरते हैं, और ऐसे हमेशा जब भी ईंट रखी जाती है, जब भी ईंट रखी जाती है तो ये फ्रॉग ऊपर होता है, तो ये फ्रॉग ऊपर होता है। तो ये फ्रॉग ऊपर इस तरीके से होता है कि इस फ्रॉग में मोटार ज्यादा भरा गया है, तो ज्यादा मोटार मतलब ज्यादा बॉन्डिंग मतलब दूसरे वाली ईंट के साथ ज्यादा बॉन्डिंग बना सकता है, इसीलिए हम लोग इसका जनरली यूज करते हैं। तो बॉन्डिंग पर्पस के लिए ये जनरली यूज में होता है, ये चीज आप लोगों को समझनी है, इट इज वेरी बेसिक थिंग। दूसरा चीज मेरे पास आता है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर द नेम ऑफ द कंपनी। तो नेम ऑफ द कंपनी, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म आ जाएगा, ट्रेडमार्क। हाँ, ट्रेडमार्क के लिए यूज करा जाता है जनरली, ट्रेडमार्क के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अभी इतना समझ में आना चाहिए, एंड दैट इज द मेन थिंग, ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद मेरे पास टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स को हम लोगों ने किस तरह से क्लासिफाई किया है जनरली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स की मैं बात करूं तो जनरली 4 क्लास आती है ब्रिक्स की, जनरली 4 क्लास आती है मेरे पास ब्रिक्स की। पहला आता है मेरे पास क्लास 1 ब्रिक, पहला आता है मेरे पास क्लास 1 ब्रिक, दूसरा आता है मेरे पास क्लास 2 ब्रिक, तीसरा आता है क्लास 3 ब्रिक, एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द क्लास 4 ब्रिक। ठीक है, अब एक एक करके सबको समझते हैं। क्लास 1 ब्रिक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्लास 1 ब्रिक के लिए मैं कहना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला पॉइंट ऐसे पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, वन लाइनर टाइप भी डाटा बन जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पहला यही बनता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर दिस ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर दिस ब्रिक। इस ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20%, ये आपको याद रखना है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, उसके ड्राई वेट का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है इस ब्रिक को लेकर, इस ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इस ब्रिक की जो मेरे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ आती है, इस ब्रिक की जो मेरे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ आती है वो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रिक का कलर कैसा होना चाहिए, इस ब्रिक का कलर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल रेड, आई विल से दैट बिल्कुल लाल कलर की ईंट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि दिस शुड प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, ये इंपॉर्टेंट बनता है, दिस शुड प्रोड्यूस सोनोरस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। अगर क्लास 1 की 2 ब्रिक्स को आपस में टकराया जाता है तो वो कैसा साउंड देता है, मेटालिक साउंड देता है। हाँ, मेटालिक समझते हैं आप लोग,
जैसे दो मेटल को आपस में टकराया जाता है, घंटा, घंटे की आवाज आती है ना, घंटे की आवाज, मंदिर में घंटा होता है, दैट इज द मेटालिक साउंड और दैट इज द सोनोरस साउंड। तो जो आवाज गूंजती है, जो आवाज गूंजती है उसको कहते हैं सोनोरस साउंड। तो ये आप याद रखेंगे, जो आवाज गूंजती है उसको बोला जाता है सोनोरस साउंड। हाँ, टन टन, यस ऑब्वियसली। तो सोनोरस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, यही है, क्लियर है इसका पॉइंट। अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों की, वेयर डू वी यूज इट, वेयर डू वी यूज इट। भाई मैंने कहा इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है, इसमें सोनोरस साउंड भी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। हाउ डू वी, वेयर डू वी यूज इट, मैं कहूंगा एक्सटीरियर वॉल्स, एक्सटीरियर लोड बेयरिंग वॉल्स जितनी भी होती है, जितनी भी आप लोगों की एक्सटीरियर लोड बेयरिंग वॉल्स होती है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसी के बाद मेरे पास आता है दूसरा, दैट इज गोइंग टू बी एज द क्लास 2 ब्रेक, दैट इज गोइंग टू बी एज क्लास 2 ब्रेक। क्लास 2 ब्रेक का पहला ही पॉइंट बनता है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लास 2 ब्रेक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना आता है, आई विल से दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है दैट शुड बी इक्वल टू जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी चलता है। तीसरा आता है मेरा इसका कलर, तो कलर कैसा होना चाहिए इसका, जनरली ऑरेंज, ऑरेंज कलर इसका जनरली रहता है, तो हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कैसे कलर की है, तो ऑरेंज कह लो, या मैं कह सकता हूँ रेड टू ऑरेंज, ठीक है ना। आगे आता है मेरे पास कि ये साउंड कैसे निकालता है, आई विल से दैट कि ये डल साउंड भी नहीं निकालता, सोनोरस भी नहीं निकालता। साउंड कैसे निकालेगा ये, आई विल से दैट इन बिटवीन डल एंड सोनोरस, इन बिटवीन डल एंड सोनोरस। आपको समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि ये जो साउंड निकालता है ना, तो ये बिल्कुल मेटालिक साउंड निकालता, ना ये बिल्कुल ऐसे निकालता कि आपस में मिट्टी टकरा रही है, ऐसा भी नहीं होता। तो डल साउंड और सोनोरस साउंड के बीच की निकालता है, ठीक है। येलोइश कलर इसका नहीं होता, येलोइश क्लास 3 का होता है, ठीक है। अभी पांचवा पॉइंट क्या बन रहा है मेरा इससे रिलेटेड, दैट इज यूज, वेयर डू वी यूज इट। क्लास 2 ब्रिक्स को हम लोग यूज कहां पर करेंगे, देखो क्लास 2 ब्रिक जो है ना, वो बहुत लोड बियरिंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन है भी, तो मैंने कहा कलर अच्छा नहीं है। लोड बियरिंग तो बन सकती है, लोड बियरिंग हो सकता है 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लोड, कोई छोटा लोड नहीं है, बहुत लोड बनता है, तो लोड बियरिंग तो है, ठीक है। तो एक्सटीरियर नहीं यूज करूंगा, एक्सटीरियर में यूज नहीं करता, हम इसको इंटीरियर वर्क्स के लिए यूज करते हैं। आई विल से दैट इट इज यूज्ड फॉर द इंटीरियर लोड बियरिंग वॉल्स। हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इंटीरियर लोड बियरिंग वॉल्स, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड पॉइंट कौन सा, क्लास 3 ब्रेक। थर्ड वन इज गोइंग टू बी एज क्लास 3 ब्रेक्स। सो व्हाट डू वी राइट हियर, वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे पहले तो आता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। I will say that water absorption कितना, not greater than or equal to 24 to 25%, इतना चले जाता है, ठीक है, of its dry weight, got it ना। अभी बात आती है कि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना, क्रशिंग स्ट्रेंथ की मैं बात करना चाहूँ तो वो कितना आता है आप लोगों का, दैट इज 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर, कैसा कलर होता है, बिल्कुल येलोइश कलर होता है, बिल्कुल बेकार है, ऐसा लगता है मिट्टी है, बिल्कुल येलोइश कलर आता है। इवन समटाइम इट विल बी शोइंग टू अस द व्हाइटिश कलर, ये बिल्कुल सफेद ईंट भी दिखती है, जैसे कलर डाला ही नहीं है इसमें हमने, ठीक है। उसके बाद आता है कि जब इसको टकराता हूँ तो साउंड कैसा आता है, साउंड कैसा आता है, साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, साउंड ऑन स्ट्राइकिंग कैसा आता है मेरे पास, बिल्कुल डल साउंड। मिट्टी जब आपस में टकराती है, दो मिट्टी के पत्थर है, टकराओ टूट के नीचे गिर जाएंगे, वही चीज है इसके साथ, ठीक है। तो अभी स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, वाटर अभी ज्यादा है, कहाँ यूज करूंगा मैं इसे, आई विल यूज दिस वॉल एज कैविटी वॉल्स, कैविटी वॉल के लिए यूज कर सकता हूँ इसको मैं, बहुत कम स्ट्रेंथ है ना, और पार्टीशन वॉल के लिए यूज कर सकता हूँ इसको मैं, अभी तुम्हें समझ में आ चुका है, गॉट इट ना। अब इसके बाद मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि एक छोटा सा टर्म और आता है, दैट इज नोन टू बी एज क्लास 4 ब्रेक, ये बहुत अच्छी है। क्लास 4 ब्रेक कौन सा, क्लास 4 ब्रेक कौन सा, सर आई विल से वन थिंग टू यू, आई विल से वन थिंग टू यू, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना,
पहले ही पॉइंट आता है, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, लेस देन और इक्वल टू 10%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, दैट इज नियरली अबाउट ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 to 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बहुत बढ़िया ब्रेक होती है ये, बहुत अच्छी ब्रेक होती है। हैवी ड्यूटी ब्रेक्स जिनका नाम होता है, जो पेवमेंट में भी यूज होती है हमारी, वो होती है ये ब्रेक, ठीक है। कलर की कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, कलर वाइट भी हो सकता है इसका, क्योंकि ये स्पेशल क्रिएटेड ब्रेक्स होती है, दैट आर द स्पेशल ब्रेक्स, दैट आर द स्पेशल ब्रेक्स। तो ऐसा कोई जनरल ब्रेक नहीं है ये, तो कलर की मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा। मेजर पॉइंट आते हैं दो। अब मेजर, इसके बाद आता है यूज। यूज कहाँ होगा सर, आई विल से दैट पहले की जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होती थी, राजा महाराजा की बनाई हुई चीजें, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो वहां पर यूज किया करते थे। आजकल पेमेंट में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। या मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी लोड्स की चीजें होती है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, पेमेंट में यूज आया। एक आता है लोड, लाइनिंग्स में इनका यूज करा जाता है जनरली। जैसे मैंने कहा कि कैनाल लाइनिंग में इसका यूज कर सकते हैं आप। क्यों? इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, ताकत बहुत ज्यादा है, वेव प्रेशर को आराम से झेल लेगा। तो मैंने क्या कहा, यूज कहाँ पे करूंगा? एक तो सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स। ट्रेडिशनल बिल्डिंग समझ रहे हो ना, राजा महाराजाओं की बनाई हुई जो बिल्डिंग होती है। दूसरा, मैं कैनाल लाइनिंग में इसका यूज कर सकता हूँ। तीसरा, पेवमेंट में यूज कर सकता हूँ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब मेरी बात को समझ के चलना यहाँ पर प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा नोट कर लो। नोट में क्या लिखना है कि ये जो भी आप लोगों की ताकत आ रही है, पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये ताकत कौन आप लोगों को बताता है। और स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक्स इज गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक्स इज कवर्ड इन, किस कोड में कवर है? स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक्स इज कवर्ड इन IS 1077, IS 1077 1976, इस कोड में ये कवर अप है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट क्या बनता है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग शुड, मिनिमम स्ट्रेंथ मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग ब्रेक्स, बिल्डिंग के अंदर जो ब्रेक्स यूज होती है उनका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू IS 1077, 1077 के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा, ठीक है। 1077 1976, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी चाहिए। अभी पूरा समझ आएगा ना इतना? तो अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? नेक्स्ट टॉपिक इज नोन टू बी एज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेक। नेक्स्ट टॉपिक इज नोन टू बी एज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेक। आई विल से वन थिंग टू यू, कॉम्पोजिशन बोले तो सलीम, और कोई ट्रिक ही नहीं है। ये ट्रिक मेरे बहुत काम आती है और मैं तो इसी से ही बहुत चीजें याद भी कर गया। तो फर्स्ट कंपोजिशन तो मेरे पास कितना आता है, दैट इज द सिलिका। कितना होना चाहिए? सिलिका बहुत ज्यादा होता है, मतलब सिलिका ही सबसे ज्यादा होता है आपकी ईंट के अंदर। सर फोर्थ क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 10 कैसे होगा? मतलब मैं समझा नहीं, कैसे होगा का क्या मतलब है? सिंपल क्वेश्चन नहीं समझ। 25 होगा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एक बात बताओ, जितना ज्यादा पानी भरेगा उतना ज्यादा वॉइड्स है, जितना पानी भरेगा उतना बड़ा वॉइड्स है, और जिसमें वॉइड्स होता है उसमें ताकत नहीं होता, इट शोज मोर स्ट्रेंथ, हेंस वॉइड्स नहीं है, कॉम्पैक्टेड है, ठोस है। पानी उतना कम भरेगा ना, 10% है इसका, बस इतना होना चाहिए। समझ आया सूरज? ओवरबर्न फोर्थ क्लास में, यस वो फोर्थ क्लास में ही आता है ओवरबर्न, इट्स वो थर्ड क्लास। हाँ वो धीरज कुमार सही बोल रहे हैं। सूरज, सूरज जल्दी बताओ यस आया कि नहीं? शिप्रा आपका आंसर है यस, ठीक है। अभी बात आती है कि कंपोजिशन में कितना कितना क्या होता है। सिलिका सबसे ज्यादा होता है, कितना? 50 से 60%। सिलिका करता क्या है आपका, एक टेबल की फॉर्म में लिखवा देते हैं, एक मिनट रुको। हाँ जी, सिलिका करता क्या है आप लोगों का? पहली बात तो यही आती है प्यारे दोस्तों कि सिलिका जो है प्रोवाइड्स बेटर शेप,
इट प्रोवाइड्स बेटर शेप, इट प्रोवाइड्स बेटर शेप, नहीं स्ट्रेंथ की नहीं, शेप की, इट प्रोवाइड्स बेटर शेप। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये कोहेजन भी इंक्लूड करता है, ये चीज आपको याद रखनी है कि कोहेजन इम्पार्ट करता है, इम्पार्ट्स कोहेजन, ऐसा लिख लो। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल्सो प्रिवेंट, इट ऑल्सो प्रिवेंट, ऐसा लिख लो तीसरा पॉइंट, ऑल्सो प्रिवेंट, ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज, क्रैक्स, ये श्रिंकेज से भी बचाता है, ये क्रैक से भी बचाता है, और ये वार्पिंग से भी बचाता है। डू यू नो व्हाट इज वार्पिंग? वार्पिंग पता है सभी को क्या होती है? यस या नो कुछ तो मतलब, सर 4 की जरूरत कम है तभी उसमें दम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये समझ आया क्या? वार्पिंग क्या होता है आपको पता है क्या? चेंज इन द शेप को बोला जाता है वार्पिंग, चेंज इन द शेप, शेप का चेंज होना इज कॉल्ड वार्पिंग। मुड़ना, चीज सीधी है मुड़ जाती है तो वो वार्प हो जाती है, चेंज इन द शेप। ठीक है विश्वनाथ, तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर, अगर आप लोगों का ये सिलिका ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ ये भी पता होना चाहिए ना। एक मिनट, चलो अभी सिलिका अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सिलिका इन एक्सेस कॉजेस, सिलिका इन एक्सेस कॉजेस व्हाट? It reduces causes decrement in the cohesion, it causes decrement in cohesion and cohesion को reduce कर देता है, and क्या करता है? bricks become brittle, bricks कैसी हो जाती है? becomes brittle, bricks कैसी हो जाती है आप लोगों की? brittle हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है आप लोगों का A for alumina, A for alumina, एल्यूमिना कितना होना चाहिए आप लोगों का? दैट इज 20 से 30%। एल्यूमिना क्या करता है? सेम जो सीमेंट में करता था। एल्यूमिना क्या करता है? पहला पॉइंट इसमें लिखना चाहूंगा, इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना क्या करता है? इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अभी बात आती है कि अगर ये एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा? अगर एल्यूमिना एक्सेस में हो गया तो क्या होगा यहाँ पर कि आप लोगों को ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा प्लास्टिक का मतलब होता है कि अगर ये जलता है तो जलने पर तो थोड़ा बहुत श्रिंकेज आता है, प्लास्टिसिटी मतलब अपनी शेप में रहना चाहता है तो क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो आई विल से दैट बहुत ज्यादा अगर प्लास्टिक हो रहा है तो ड्यूरिंग बर्निंग इट शोज क्रैक्स, ऐसा लिख लो, क्रैकिंग ड्यूरिंग बर्निंग। अगर ये एक्सेस में हो गया इट विल शो क्रैकिंग ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के टाइम पर क्रैक शो करता है। ठीक है, चलिए आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, एल फॉर लाइम। लाइम इसमें इतना नहीं होता, लाइम इसमें इतना नहीं होता, लेस देन और इक्वल टू 5%, लाइम 5% से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी लाइम क्या करता है यहाँ पर? बहुत अच्छा आता है लाइम का पॉइंट, लाइम इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स मटेरियल, ये भी लिख लो, एक्ट एज फ्लक्स मटेरियल। फ्लक्स मटेरियल क्या होता है कि दूसरे की फ्यूजन में मदद करता है, दूसरे को, सभी को आपस में रिएक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्ट एज या हेल्प्स, helps in fusion of other materials, helps in fusion of other materials, सभी मटेरियल के फ्यूजन में मदद करता है, ये चीज भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी मेरी बात आती है, अगर ये आप लोगों का एक्सेस में हो गया, अगर आप लोगों का लाइन एक्सेस में हो गया तो क्या होगा? शेप खो देगा ऑन बर्निंग, वार्पिंग ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसा लिख दे तो वार्पिंग कॉज कर देगा यानी शेप खो देगा, वार्पिंग ड्यूरिंग बर्निंग, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी इसके बाद चौथा कौन सा आता है मेरे पास? आयरन ऑक्साइड। चौथा कौन सा आता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का क्या काम होता है सबको पता है। पहले आती है परसेंटेज की बात, कितना? 5 से 6% के बीच। क्या काम करता है सर? कलर फॉर्मेशन। आयरन ऑक्साइड जनरली कलर फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरी बात क्या आएगी यहाँ पर? स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ भी देता है, तो स्ट्रेंथ फॉर्मेशन का भी इसका काम होता है। अगर आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा सर? कलर दूसरा प्रोड्यूस कर देता है। अगर आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो ये ढंग का कलर नहीं देगा, ब्लू कलर दे देगा, इम्पार्ट्स ब्लू कलर।
नहीं, फ्लोरेसेंस तो एल्कलीज देता है, आयरन ऑक्साइड कौन सा फ्लोरेसेंस दे रहे हैं, ब्लू कलर, ठीक है। अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर एम फॉर मैग्नीशिया। एम फॉर मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1%, बहुत कम होना चाहिए। मैग्नीशिया क्या करता है, मैग्नीशिया क्या करता है, मैग्नीशिया आप लोगों का सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रिक्स, इट विल हेल्पफुल इन सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईंटों की सॉफ्टनिंग में मदद करता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अभी बात आता है कि क्या मैग्नीशिया भी कलर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यस, लिटिल हेल्पफुल इन कलर फॉर्मेशन, लिटिल हेल्पफुल इन कलर फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बाकी के कुछ मटेरियल होते हैं, बाकी के कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे मैं कहना चाहूंगा आप लोगों का एल्कलीज होता है, आप लोगों का सल्फर कंटेंट होता है, आप लोगों का क्लोराइड कंटेंट होता है, ये सब भी होते हैं। तो वो कौन से अनवांटेड मटेरियल्स, अनवांटेड मटेरियल्स कौन से हैं, जैसे मैंने कहा सल्फर कंटेंट है, उसके बाद मैंने कहा एल्कलीज है आप लोगों का, उसके बाद क्लोराइड कंटेंट आ जाता है, ऑर्गेनिक कंटेंट आ जाता है, ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पर ले, यस नाइट्रस कैन आल्सो बी दैट, नाइट्रस नहीं, नाइट्रोजन कंटेंट लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वैसे मैं ऑर्गेनिक कंटेंट लिखा नहीं क्या, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अभी इसके बाद मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉम्पोजिशन के बाद अगला मेरा पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। अगला मेरा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक, कि हाउ डू वी मैन्युफैक्चर द ब्रिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को जो आपकी अर्थ होती है, जमीन होती है, ऑब्वियसली मिट्टी से बनती है ईंट, तो सबसे पहले तो ऊपर की टॉप लेयर को अनसॉइल कर लो। अनसॉइल का मतलब होता है रिमूव कर लो, क्यों, गंदी होती है, उसमें दुनिया भर के पत्थर होते हैं, दुनिया भर के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो उसको हम अलग कर लेते हैं, ताकि जो भी ईंट हम अपनी ब्रिक के लिए चूज कर रहे हैं, that should be free from the impurity and that is the perfect one, got it। तो क्या होता है कि ईंट को वो अनसॉइल कर लिया, अनसॉइल करने के बाद ईंट सेलेक्ट कर ली तो गड्ढा कर दिया, गड्ढा करने के बाद मिट्टी को, मतलब जैसे गड्ढा करते हैं तो मिट्टी तो लम्स में आती है ना, उस मिट्टी को तोड़ लिया, पाउडर फॉर्म में तोड़ लिया, पाउडर फॉर्म में तोड़ने के बाद वी आर जस्ट गोइंग विद द सीविंग प्रोसेस। सीविंग का मतलब होता है मिट्टी को पाउडर फॉर्म में तोड़ लिया और छान लिया। सीविंग बहुत अनिवार्य नहीं है, फॉलो इट और नॉट, इट्स ऑन यू। तो सीविंग नहीं भी कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चलेगा। मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, पाउडर फॉर्म में तोड़ लिया, उसके बाद जो भी डिजायर्ड केमिकल्स की जरूरत है वो मिट्टी के अंदर डाल दी, और मिट्टी के अंदर डिजायर्ड केमिकल डालने के बाद उसका पेस्ट बना लिया, नीडेड, नीडिंग प्रोसेस कहलाता है पेस्ट बनाना, ठीक है। पेस्ट बना लिया, फिर टेम्परिंग कर दिया, तो वही पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद क्या होता है, मोल्डिंग कर दिया, मोल्डिंग करने के बाद सुखा दिया, ईंट ने शेप ले लिया। आफ्टर दैट वी आर मूविंग विद द विट्रिफिकेशन और बर्निंग प्रोसेस। नाउ जला दिया ईंट को, भट्टी में जलती है ना ईंट, ईंट जलने के बाद आपकी प्रॉपर ईंट तैयार है, तो वो मार्केट में बिकने आ जाती है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोगों को पढ़ना है और आगे चलते हैं। तो बात आती है, सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या था, सबसे पहला प्रोसेस था मेरे पास अनसॉइलिंग। नाउ व्हाट इज अनसॉइलिंग, अनसॉइलिंग मतलब टॉप 15 to 20 centimeter, top 15 to 20 centimeter soil layer is eradicated, soil is removed because of, soil is removed as it is impure, as it contains, impure नहीं कहूंगा, ऐसा लिख लेता हूँ, as it contains pebbles, stones, organic matter, etc. समझ में आ चुका होगा आई होप सो। सेकंड मेरा आता है कि आप लोगों ने यहाँ पर अनसॉइलिंग कर लिया, अनसॉइलिंग करने के बाद क्या होता है, एक्सकवेशन। अनसॉइलिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सकवेशन। तो मिट्टी खोद लोगे, ऑब्वियसली मिट्टी खोद लोगे। मिट्टी खोदने के बाद आप लोगों को मैंने क्या बताया था, करेंगे फिर टेल मी। मिट्टी खोदने के बाद आप क्या करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में तोड़ना है, लम्स निकलता है ना, तो पाउडर फॉर्म में तोड़ने को हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग एक्शन करेंगे। वेदरिंग एक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर
चौथा उसका ब्लीडिंग प्रोसेस नहीं, उसको जो भी मटेरियल हमें मिलाने थे वो हम करेंगे। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, ब्लेंडिंग एंड नीडिंग, ऐसा लिख ले, तो ब्लेंडिंग एंड नीडिंग, ब्लेंडिंग एंड नीडिंग प्रोसेस। तो ब्लेंडिंग एंड नीडिंग प्रोसेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर कि रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल एंड, ऐसा कर लेते हैं, इसमें सिंपल सी भाषा में अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख लेते हैं, एड जरूरतमंद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिक्वायर्ड, एड रिक्वायर्ड केमिकल्स एंड कंपोनेंट्स एंड मिक्स, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नीडिंग आपने कर दिया, नीडिंग के बाद आप लोगों का फर्दर स्टेप क्या था, टेम्परिंग। नीडिंग के बाद आप लोगों का फर्दर स्टेप क्या आ रहा था यहाँ पर, टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पानी मिलाया, पेस्ट बनाया, ठीक है, आटा गूंथते हैं ना, वही चीज। एड वाटर एंड मेक अ पेस्ट, एड वाटर एंड मेक पेस्ट फॉर ड्रिंक्स। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मोल्डिंग प्रोसेस करेंगे। मोल्डिंग प्रोसेस सबको पता है क्या होता है, पेस्ट को मोल्ड में भरना, जिस भी साइज का ब्रिक आपको बनाना है। अब मैं कुछ लिखवाना चाहूंगा, मोल्डिंग कैन बी डन बाय टू वेज, इट कैन बी डन बाय जनरली टू वेज। जनरली दो तरीकों से हम लोग इसको करते हैं। तो एक तो आती है मेरे पास हैंड मोल्डिंग, एक आती है मेरे पास मशीन मोल्डिंग। एक तो आती है हैंड मोल्डिंग, एक आती है मेरे पास मशीन मोल्डिंग। तो हैव अ कंसंट्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों में से अच्छा कौन सा होता है? तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हैंड मोल्डिंग में क्या होता है, समय कम लगता है और परफेक्शन के साथ काम हो सकता है। तो आई विल से दैट कि जो क्लास 1 ब्रिक आपकी आती है, वो क्लास 1 ब्रिक आप लोगों की हैंड मोल्डिंग के थ्रू आती है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। मैं एक टेबल के थ्रू इसको लिखवा देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हैंड मोल्डिंग दो तरीके की होती है। जनरली हैंड मोल्डिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग कर सकते हैं ग्राउंड पर और एक हम कर सकते हैं टेबल पर। जो आप लोगों की क्लास 1 ब्रिक आती है वो टेबल मोल्डिंग से आती है। क्लास 1 ब्रिक जो आती है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल मोल्डिंग। अब मैं खुद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये सब आपको रटवा रहा हूँ। आई कैन नॉट शो यू द पिक्चर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास अभी पिक्चर है भी नहीं इसकी और मेरे पास समय कम है, मैं पिक्चर ला भी नहीं पाया। तो प्लीज डू मी अ फेवर कि गूगल से इसका पिक्चर जरूर देखना। हाँ, हैंड मोल्डिंग के दो टाइप होते हैं, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। गूगल पे से पिक्चर देखना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिक्चर जितना अगर किसी के पास है तो प्लीज सेंड इट टू मी, आई विल शो इन द लेक्चर, दैट इज आल्सो गुड। सो पिक्चर जरूर देखना, डाटा तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पिक्चर देखने से चीजें और क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बनेगी। अब मेरी बात आती है, मोल्डिंग आप लोगों ने कर ली, मोल्डिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग? मोल्डिंग के बाद हमारा कौन सा प्रोसेस आ रहा था? 7वां प्रोसेस था ड्राइंग। मोल्डिंग के बाद आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग कैन आल्सो बी बाय द टू वेज। ड्राइंग दो तरीके से करी जा सकती है, एक तो होती है आप लोगों की नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल ड्राइंग भी हो सकता है आप लोगों का, और एक आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग भी हो सकता है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा कि नेचुरल ड्राइंग कितना टाइम लेता है, पीछे लिख लो। नेचुरल ड्राइंग कितना टाइम लेता है आप लोगों का? 10 से 12 दिन, ऐसा आप लोगों को याद रखना, ठीक है। और आर्टिफिशियल ड्राइंग तो बहुत कम टाइम लेता है, मैक्सिमम 2 दिन। इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। अभी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि नेचुरल ड्राइंग एंड आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग दो तरीके से करी जा सकती है, वन इज ऑफ द हॉट फ्लोर एंड द अनदर वन इज द हॉट टनल। हॉट फ्लोर और हॉट टनल से आप लोग अपनी ये कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, हॉट फ्लोर में क्या होता है कि ईंट बस एक ही जगह रख देते हो तो बस वो ठंडी होती रहती है, मतलब आप गर्मी देते हो तो वो ठंडी होती रहती है। हॉट फ्लोर में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती, नॉन यूनिफॉर्मिटी among the bricks, non-uniformity of heat among the bricks, ये होता है। हाँ,
ब्रिक्स में नॉन यूनिफॉर्मिटी रह जाती है, जिसके कारण कुछ हिस्सा गर्म कुछ हिस्सा ठंडा रहता है। टनल में क्या होता है कि लंबा प्रोसेस होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द ब्रिक्स आल्सो, सो वहां पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, इसलिए हम टनल को प्रेफर करते हैं। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हीट इज मेंटेन्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ हीट is maintained, so I am saying that it is preferred, it is preferred। अभी बात आती है यहाँ पर, it is the best method actually, सबसे बढ़िया मेथड है ये आप लोगों को। और कितना टाइम लेता है? 1 से 2 दिन मुश्किल से, ठीक है, 1 से 2 दिन ये टाइम कंज्यूम करता है। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे मेरी बात आती है कि ड्राइंग के बाद हम लोगों का कौन सा प्रोसेस था? दैट इज गोइंग टू बी बर्निंग। आई थिंक सो 8th प्रोसेस था, दैट इज द बर्निंग प्रोसेस। तो अभी मेरा कौन सा प्रोसेस आ रहा है? लास्ट वन, दैट इज द बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग 3 स्टेज में होती है, इट इज डन इन 3 स्टेजेस। ये आप लोगों की 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है आप लोगों की, दूसरी स्टेज कौन सी होती है और तीसरी कौन सी होती है? देखिए सबको पता है किसी भी गर्म चीज को आप जब ठंडा करते हो तो पहली स्टेज कौन सी होगी? उसमें से पानी उड़ेगा, डिहाइड्रेशन स्टेज। दूसरी होगी जो उसके अंदर मटेरियल है वो जलेंगे, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑल द मटेरियल आर गोइंग टू बी हीटेड अप, दैट स्टेज इज नोन टू बी एज द ऑक्सीडेशन स्टेज। थर्ड स्टेज जो मेरी होती है दैट इज द विट्रिफिकेशन स्टेज। नाउ व्हाट इज द विट्रिफिकेशन स्टेज? भाई होता क्या है कि ना ईंट के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, and you know that कि it is our duty, all the material should be fused with each other so that strength अच्छी से अच्छी आ सके। that is our aim कि सभी मटेरियल अगर अपनी अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से निभाएंगे तो स्ट्रेंथ अच्छा आएगा। एंड एवरीबडी नोज दैट कि एक चीज रिएक्टिव कब बनती है? आयनिक स्टेट, व्हेन इट इज इन द आयनिक स्टेट। और किसी भी चीज को जब बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है ना, चाहे वो कोई भी चीज हो, या तो वो बिल्कुल ही जल जाती है, गैसियस फॉर्म में आ जाती है, या वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, और अगर सॉलिड में भी रहती है तो आयनिक बन जाती है, चार्ज हो जाती है बहुत गर्म करने पर। तो वो जो थर्ड स्टेज है ना जिसमें बहुत गर्म कर रहे हो, उसका एम ये होता है कि ऑल द मटेरियल शुड बी इन द आयनिक फॉर्म एंड ऑल कैन बी फ्यूज विद ईच अदर सो दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी अटेन्ड। गॉट इट ना? सो आई होप सो कि ये चीज समझ आई होगी आप लोगों को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अटेन की जा सके, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ विट्रिफिकेशन। सो एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है और आप लोगों को ये समझना है। तो मेजर थिंग आती है कि फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है? दैट इज द डिहाइड्रेशन स्टेज। डिहाइड्रेशन स्टेज का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस हियर, लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस हियर। कितना टेम्परेचर होता है इसका? कमी, सबसे कम टेम्परेचर ना, दैट इज नियर अबाउट 400 से 650 या 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर का काम होता है। दूसरा स्टेज आता है मेरे पास, दैट इज नोन टू बी एज द ऑक्सीडेशन स्टेज। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेज? इसके अंदर क्या होता है कि बर्निंग ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस, बर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल टेक प्लेस। जैसे ऑर्गेनिक मैटर अगर ईंट के अंदर है तो वो जल जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल टेक्स प्लेस। आगे मेरे इसके पास आता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज नियर अबाउट 600 से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अभी तीसरा आता है मेरे पास, तीसरा आता है भाई 850 तो 900 भी लिखा होता है कई किताबों में, मैं आपको बता दूं, तो आप गलत मत समझिएगा उस चीज को, ठीक है ना। और तीसरा मेरे पास आता है विट्रिफिकेशन स्टेज। नाउ विट्रिफिकेशन स्टेज में क्या होता है, मैं एम लिखवा देता हूँ इसका। विट्रिफिकेशन स्टेज का मतलब होता है कि all the material are converted into ionic state to fuse them so that maximum strength can attain। उसको बोला जाता है विट्रिफाइड स्टेट। विट्रिफाइड स्टेट के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे कि bricks become off white
जब लोहे को भी बहुत गर्म किया जाता है ना, तो लास्ट में वो बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाता है। पहले कौन सा कलर? लाल, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर व्हाइट बन जाता है। बिल्कुल गर्म करो तो व्हाइट बन जाता है। तो उसको देखा जाता है, दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। तो वही टेम्परेचर आपका कहलाता है विट्रीफाइड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर यूज होता है उसका? दैट इज 1250 डिग्री सेल्सियस। 900 से 1250 कर दो, 900 से 1250 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज साथ के साथ नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों की ईट सॉफ्ट क्ले से बनती है, और सॉफ्ट क्ले से अगर आपकी ईट बनती है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? दैट इज 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हार्ड क्ले से ईट बनता है, तो ये टेम्परेचर कितना है? दैट इज 900 से 1250 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, 900 नहीं, इसको तो और ज्यादा करो, 1100 से, क्योंकि हार्ड में 1100 से ऊपर में ही चलता है वो। ठीक है, तो 1100 से 1250 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द विट्रीफाइड टेम्परेचर। दैट इज द विट्रीफाइड टेम्परेचर। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे की मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर, कि अभी आप लोगों का ईट बन चुका है, अभी आप लोगों का ईट बन चुका है। तो ईट बन चुका है, तो अभी मेजर थिंग आती है कि हम लोग इसका बर्निंग कहाँ पर करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूँ साथ के साथ ही, कि बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स इज जनरली डन। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कहाँ पर करी जाती है? बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स इज यूजुअली डन है, कहाँ पर करी जाती है बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स? क्लैंप एंड किल्स। डन इन क्लैंप और किल्स। या तो वो क्लैंप में करी जाती है या वो किल्स में करी जाती है। अभी मेजर बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि क्लैंप और किल क्या होता है। हिंदी में बोलना चाहे तो भट्टी, दोनों ही भट्टी होता है। क्लैंप को मैं लिखना चाहूंगा, दैट इज द छोटा भट्टी, दैट इज द छोटी भट्टी, जो गाँव में यूज होती है ना। और किल क्या होता है? दैट इज द बड़ी भट्टी, दैट इज द बड़ी भट्टी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गया है ना? जो कमर्शियल स्केल पर जाती है, इंडस्ट्रियल स्केल पर जाती है, वो कौन सी होती है? किल्न होती है। तो वी आर गोइंग टू मूव विद द किल्न। हम लोग किल्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, किल्न दो तरह की होती है, हम लोग किल्न के साथ चलते हैं। क्लैंप छोटी भट्टी कहाँ यूज होगी? गाँव में, तो रूरल एरियाज में हम इसको यूज करते हैं। छोटी भट्टी में छोटी कॉस्ट आती है, इतना पता है मुझे। अभी मेजर मेजर में किल्न की तरफ आना चाहूंगा। Kiln are of two types. Kiln क्या है? बड़ी भट्टी है। Kiln are of two types. One is known to be as what? One is known to be as the continuous kiln. One is known to be as the continuous kiln, and the another one is known to be as the intermittent kiln. Intermittent kiln. तो अभी continuous और intermittent का फर्क क्या होता है? Continuous is working for whole of the year. It can work for 24 into 7, मतलब 12 months। ऐसा लिखो, वर्क फॉर होल ईयर, ऐसा लिखो। ठीक है, और इट कैन नॉट वर्क इन द मॉनसून, कैन नॉट वर्क इन द मॉनसून टाइम। तो इंटरमीडिएट किल मॉनसून टाइम पे काम नहीं कर पाता। ठीक है, बारिश का पानी आ जाता है जिसके कारण काम नहीं कर पाता। कॉन्टिन्यूस किल में ऐसा कुछ नहीं है बारिश का सीन, तो इट कैन वर्क फॉर द बारिश ऑल्सो। तो कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में गैप दे रहा है। इंटरमीडिएट जो भी बीच में गैप देता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट वेल्ड के बारे में आपने स्टील में पढ़ा होगा, तो वो यही है। इंटरमीडिएट वेल्ड क्या था? वेल्डिंग किया, थोड़ा सा गैप किया, फिर वेल्डिंग किया, फिर गैप किया, फिर वेल्डिंग किया, दैट इज द इंटरमीडिएट वेल्ड। बीच में गैप दे रहा है, तो वो बीच में गैप देने को इंटरमीडिएट कहते हैं। दैट इज द मेन वर्ड फॉर दैट। तो इंटरमीडिएट किल मतलब बीच में गैप दिया। आई से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। सो इसका एग्जांपल लिख लूं साथ के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों का। कंटिन्यूअस किल का एग्जांपल कौन सा होता है? दैट इज द हॉफमैन। तो ऐसा लिख लेते हैं, डिफरेंस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर आता है आप लोगों का एक किल आता है, दैट इज द हॉफमैन किल, दैट इज द हॉफमैन किल। एंड अनदर किल इज नोन टू बी एज द बुल ट्रेंच, अनदर किल इज नोन टू बी एज द बुल ट्रेंच किल। तो मेजर थिंग हैव अ कंसंट्रेशन हियर। चलो,
अभी मेरी बात आती है कि पहला तो मैं यही लिख देता हूँ कि कौन से वाला किल है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस किल, इट इज अ कॉन्टिन्यूस किल एंड इट इज द इंटरमिटेंट किल। ठीक है, अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि ये कितने कितने ईट बना सकता है ब्रिक्स, कितने कितने आ सकती है। इसमें 40 लाख ईट आ सकती है, लिख लो 40 लाख ईट इन 1 ईयर, 40 lakhs bricks in 1 year। एक साल में कितना ईट दे सकता है। ठीक है, ये कितने देगा, इट इज नियर टू अबाउट 3 से 4 लाख, 3 to 4 लाख इन 1 ईयर। मुझे पढ़ाना तो बहुत था, सही बताऊं तो रीजन भी बताने थे बहुत सारे, लेकिन आई डोंट हैव मच टाइम फॉर दैट, दैट्स व्हाई मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है। आपका जेई नहीं छूटेगा, पीएससी भी नहीं छूटेगा, लेकिन एक भी होता है ना कि इंजीनियरिंग स्किल्स जो बताने में मजा आता है, समय की पाबंदी के कारण बता नहीं पाऊंगा, इसलिए वो कभी बताऊंगा तो स्पेशल क्लास में। ठीक है, फिलहाल तो इसको करते हैं। अभी अभी मेरी बात आती है कि फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इसमें फ्यूल कम आता है, उसमें फ्यूल ज्यादा आता है, लेस फ्यूल कंजम्पशन, इसमें फ्यूल ज्यादा होता है, मोर फ्यूल कंज्यूम। अभी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद आता है कि इनिशियल कॉस्ट किसकी ज्यादा, इनिशियल कॉस्ट किसकी ज्यादा, आपके अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा। तो इसकी बहुत ज्यादा आता है, मोर, इसकी बहुत कम आती है। क्वालिटी ऑफ द ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक देता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक देता है, और ये एवरेज क्लास देता है, एवरेज क्लास, क्लास 2 और 3, क्लास 2 और 3 ब्रिक देता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट बहुत है मेरे ख्याल में। एक बार जल्दी से यस या नो करके बताएंगे, इतना समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को सभी। ठीक है, तो चले आगे। मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरा नया पोर्शन आता है, दैट इज गोइंग टू बी एज द टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक्स को हम लोग किस किस टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मेरे पास आता है, जैसे ब्रिक्स को हम लोग उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए परफॉर्म करते हैं, ब्रिक्स को हम लोग उसकी शेप के लिए चेक करते हैं, एकदम सीधी शेप है कि नहीं है, ब्रिक्स को उसकी डायमेंशन के लिए चेक किया जाता है, ब्रिक्स को फ्लोरेसेंस के लिए चेक किया जाता है, ब्रिक्स को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए चेक किया जाता है। तो दीज टेस्ट वी हैव टू स्टडी एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अभी बात आती है यहाँ पर कि पहला टेस्ट आप लोगों का कौन सा होता है। पहला टेस्ट आप लोगों का यहाँ पर आता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कॉम्प्रेसिव कह लो या क्रशिंग स्ट्रेंथ कह लो, एक ही बात है, कोई अजीब नहीं है। ठीक है, होता क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके प्रोसीजर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये लिखा होता है कि एक 5 ब्रिक एज अ सैंपल, आप लोगों को 5 ईंटें लेनी है, साथ के साथ लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक 5 ब्रिक सैंपल। सेकेंड स्टेप आता है प्लेस देम इन वाटर फ्रॉम 1 डे, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ना, प्लेस देम इन वाटर, प्लेस देम इन वाटर फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए आपने उनको पानी से रख लिया। अब मेरी बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों को करना क्या है, टेक देम आउट ऑफ द वाटर एंड प्रिपेयर द मोटार, प्रिपेयर द मोटार, प्रिपेयर मोटार ऑफ, prepare mortar of 1:3 ratio, prepare mortar of 1:3 ratio and apply on the bricks and apply over the bricks, apply all over the bricks, सभी पूरी की पूरी ब्रिक्स पर, all over the bricks आपने उसको अप्लाई कर दिया एंड कवर विद द जूट बैग, आपने अपनी ब्रिक को जूट बैग से कवर अप कर दिया, कवर विद द जूट बैग, बोरी से आपने अपनी ईंट को कवर अप कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, फर्दर आप उसको 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। सूखने के बाद आफ्टर ड्राइंग ऑफ द मोटार, आफ्टर ड्राइंग ऑफ द मोटार अगेन प्लेस bricks in 24, again bricks in water for 24 hours, 24 घंटे के लिए फर्दर आप उसको पानी में रख देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जब आप उसको पानी से निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि उनके ऊपर ना पीओपी की लेयर बिछा देते हैं, इफेक्ट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
या चलो पीओपी रहने दो, वैसे ही हो जाएगा, मोटार तो बता ही दिया हमने वहां पर। तो ब्रिक्स को हमने 24 घंटे के लिए पानी में रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे एंड टेस्ट फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ। टेस्ट फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ अंडर यूटीएम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड कितना अप्लाई किया जाता है, दैट इज द मेन थिंग। लोड अप्लाइड एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के हिसाब से लोड को अप्लाई किया जाता है, दैट इज द मेन थिंग। एंड यू कैन से दैट कि उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ किस तरीके से निकल कर आती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरी किस तरीके से निकल कर आती है यहाँ पर। आई विल से दैट लोड अपॉन में एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज द मेन थिंग। अब क्वेश्चन में ये बनता है कि जो ईट होती है वो कैसे रखनी चाहिए। तो एरिया देखो, ईट या तो आप खड़ी ईट रख सकते हो, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज योर ईट, तो या तो आप ईट को ऐसे रखो, या आप ईट को ऐसे रखो, या आप ईट को ऐसे रखो। किस डायरेक्शन में ईट होनी चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो आपको ये बात याद रखना है, ईट शुड बी, या फिर लेइंग ऑफ द ब्रिक्स, लेइंग ऑफ ब्रिक्स सच दैट एरिया जो होगा वो कौन से वाला कवर अप होगा, एल इंटू बी। एरिया कौन सा कवर अप होगा, एल इंटू बी। इसका मतलब क्या आ रहा है कि इस तरीके से रखूंगा, दैट इज द लेंथ एंड दैट इज द विड्थ। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये चीज समझ कर चलना है। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसके बाद मेरा दूसरा जो टेस्ट आता है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, दैट इज नोन टू बी एज द डायमेंशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा है, डायमेंशन टेस्ट। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन टेस्ट। देखो होता क्या है कि ना, टेक 20 ब्रिक्स एज सैंपल। आप लोग क्या करेंगे, 20 ईंट को ले लेंगे, 20 ब्रिक्स एज सैंपल, 20 ईंटों को ले लेंगे। 20 ईंटों में क्या होता है कि लेंथ वाइज आता है, आप लोग ब्रेड्थ वाइज देखते हैं और हाइट वाइज देखते हैं। ठीक है, मेरी बात को ना समझ कर चलना है। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की टोटल 20 ईंट को अरेंज कर लो, 20 ईंटों को अरेंज कर लो अलग अलग पैटर्न में। व्हेन यू आर गोइंग विद द लेंथ वाइज पैटर्न, तो एक ईंट की लेंथ कितनी होती है, 190। एक ईंट की लेंथ कितनी होती है, 190, और टोटल 20 ईंट है, तो होनी कितनी चाहिए आप लोगों की, 3800 mm, है ना, 3800 mm होनी चाहिए। जब विड्थ की मैं बात करूं तो विड्थ वाइज अरेंज कर लो। जैसे मेरी बात को समझ कर चलना, जो भी कहना चाहता हूँ। व्हेन यू आर गोइंग विद द लेंथ पैटर्न, तो आप क्या करेंगे, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे करके 20 ईंट अरेंज कर ली। When you are going with the ब्रिड्थ पैटर्न, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इस तरीके से अरेंज कर ली। ठीक है, when you are going with the height pattern, when you are going with the height pattern, एक ईंट ऐसे पड़ी हुई है, इसके ऊपर दूसरी ईंट। भाई देखो अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज बी, दैट इज बी, दैट इज बी, मतलब बी मतलब विड्थ है, ये लिटा के रख रखी है ईंट सारी की सारी लाइन से। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंट रखी है, अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंट रखी है। ठीक है, तो अब फर्क है दोनों में, आप लोग समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। पहले वाले में तो एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट। अब एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, तो फर्क है दोनों में। अब बनाने में तो वो वैसे ही बनेगा, बट समझने का प्रयास करिएगा। तो टोटल 3800 mm की डायमेंशन शो करेगा। जब मैं विड्थ की बात करूंगा तो 90 × 20 की करेगा, दैट इज 1800 mm की डायमेंशन शो करेगा। और अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि डायमेंशन तो सेम रहती है, 1800 mm की डायमेंशन शो करेगा। मेजर थिंग इज अकॉर्डिंग टू IS 1077, अकॉर्डिंग टू IS 1077 आप जो भी ईंट यूज कर रहे हैं, वो ईंट जब आप 20 ईंट को अरेंज करते हैं ना, तो टॉलरेबल लिमिट कितनी है। टॉलरेबल लिमिट इन द सेंस होता है कि आपकी जो ईंट है वो डायमेंशन ही कितना टॉलरेट कर सकती है। मतलब जैसे 3800 है, तो अगर 3800 से थोड़ा सा कम है, इतना कम है कि चल जाएगा, तो 80 mm तक का टॉलरेंस लिमिट है। 80 mm तक का टॉलरेंस लिमिट है। व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट, इतना कम ज्यादा चल सकता है, इतना कम ज्यादा चल सकता है। ठीक है, तो लेंथ में टॉलरेंस लिमिट कितनी है, 80 mm का। एक मिनट, लेंथ में टॉलरेंस लिमिट कितना है, प्लस माइनस 80 mm का। ठीक है, विड्थ में प्लस माइनस 40 mm का है,
और फर्दर हाइट में भी प्लस माइनस 40 mm का है। तो इतना के डायमेंशन में अगर रेंज में आ रहा है तो इट इज ओके, अदरवाइज इट इज फेल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो फर्दर इसके बाद मेरा आता है तीसरा, दैट इज नोन टू बी एज द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट इज व्हाट? वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जनरली क्या होता है कि प्लेस द ब्रिक फॉर प्लेस brick in the water, place brick in water for 24 hours, find moisture content, right? अब सबको पता है सॉइल मैकेनिक्स मैंने पढ़ा दी है, तो हाउ टू फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट एवरीबॉडी नोज दैट, फाइंड मॉइस्चर कंटेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना उसने पानी एब्जॉर्ब करे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, गॉट इट ना। अब नोट करके साथ के साथ लिखना कि सीपीडब्ल्यूडी जो होता है वो 24 घंटे नहीं रखता। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स ऑन अप्रॉक्स क्राइटेरिया। मतलब बहुत एक्यूरेट क्राइटेरिया पे नहीं जाता सीपीडब्ल्यूडी, बिकॉज सीपीडब्ल्यूडी का जो भी काम होता है उसमें ईंट का यूज तो करता है वो, लेकिन वो ईंट का यूज इस हिसाब से ही एनालिसिस के बेस पे करता है, बहुत फर्क नहीं आता उसका काम। तो वो अप्रॉक्स क्राइटेरिया पर जाता है। तो इट कंसीडर टाइम ऑफ डिपिंग कितना लेता है वो सीपीडब्ल्यूडी, टाइम ऑफ डिपिंग कितना लेता है? 5 घंटे का। 5 घंटे का टाइम लेता है वो, तो उसी से एनालिसिस कर लेता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बनेगा, ये क्या मजाक चल रहा है? सीपीडब्ल्यूडी का राज थोड़ी है, राज तो सिविल इंजीनियरिंग का है। सीपीडब्ल्यूडी 5 घंटे का क्यों ले रहे हैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि ईंट की जो पानी एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया होती है, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट कि शुरू के 5 घंटे के अंदर ईंट अपना 85% पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ सर, नंबर ऑफ ब्रिक्स 20 से ज्यादा या कम हो तो नहीं, अरे यार स्टैंडर्ड है ना, वैसे तो अंदाजा हो ही जाता है, हमारे देश में तो 10 से भी कम चला देते हैं। अरे तो 10 छोड़, हमारे देश में 4 ईंट खड़ी करी बराबर है, 4 बराबर है तो 20 भी बराबर होगी, चलो ओके है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका भी होता है, ठीक है। तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि 5 घंटे के अंदर 85% पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए सीपीडब्ल्यूडी 5 घंटे को फॉलो करता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब ये समझ आया तो यस करना जल्दी से कि 5 घंटे का राज नहीं है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट्स व्हाई सीपीडब्ल्यूडी 5 के साथ चलता है, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि बालक लाइव नहीं देखते यार, मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा जा रहा। तो चौथा टेस्ट कौन सा आता है? चौथा टेस्ट आता है मेरा यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द वारपेज टेस्ट। चौथा टेस्ट मेरा कौन सा आता है? वारपेज टेस्ट। वारपेज टेस्ट का कौन सा है? IS 495 पार्ट 4, याद रखिए, ठीक है। वारपेज टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि मेरी ईंट है, जैसे कि ईंट, ये तो हमको पता है, ब्रिक शुड बी, ब्रिक सरफेस शुड फ्लैट, ब्रिक सरफेस शुड फ्लैट, एकदम फ्लैट होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज माय ईंट एंड दिस इज माय ईंट एंड दिस इज माय ईंट, तो कर्व सरफेस में क्या होता है कि बॉन्डिंग कम बनेगी। कर्व सरफेस में तो बॉन्डिंग कम बनेगी ना, इसमें एक तो मोटार की कंजम्पशन ज्यादा आ जाएगी। इसमें क्या होगा, इसको बोला जाता है कॉन्केव सरफेस, इसको बोला जाता है कॉन्केव सरफेस। तो कॉन्केव सरफेस में क्या लॉस में क्या आ रहा है, मोटार ज्यादा लगेगा, मोटार कंजम्पशन ज्यादा होगी, सबको पता है। हाँ, और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, दैट इज नोन टू बी एज द कॉन्वेक्स सरफेस, दैट इज नोन टू बी एज द कॉन्वेक्स सरफेस। जो बाहर की तरफ होता है उसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्डिंग कम होगी, इसमें बॉन्डिंग कम आएगी, तो बॉन्डिंग बेकार रहेगी तो बड़ी दिक्कत रहेगी, बॉन्डिंग लेस हो जाएगी। तो ये है फ्लैट सरफेस। ये कैसा है, ये है फ्लैट सरफेस और ये ओके, ये ओके। तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे फ्लैट सरफेस होना चाहिए और इसी टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। अब देखो इसी टेस्ट को परफॉर्म करने का जुगाड़ क्या है, मोल्ड होता है, एक मोल्ड आता है आपके पास, और वो मोल्ड कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। क्वेश्चन कहाँ से क्या बनता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये मोल्ड की डायमेंशन पूछ लेता है पेपर में, ये पूछना जरूरी भी है उसके लिए।
क्योंकि ये मोल्ड की जो डायमेंशन है वो कैसे कैसे क्या है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो इसकी हाइट होती है दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो विड्थ होती है दैट इज इक्वल टू 60, और ये जो होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट 15 mm, दैट इज इक्वल टू 15 mm। ये इसका मोल्ड है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, ईंट को रखते हैं, और अगर बिल्कुल सीधी ईंट है तो ओके है, थोड़ा भी मुड़ा हुआ है, सरफेस से सरफेस नहीं मिल रहा तो खत्म है। ऐसे टेस्ट होता है, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है ना, बेसिक सा टेस्ट है। इसके बाद मेरा आता है, इसके बाद मेरा टेस्ट आता है एफ्लोरेसेंस का। कौन सा आता है इसके बाद, एफ्लोरेसेंस। What is efflorescence? Appearance of the whitish surface. Appearance of whitish surface over the brick. Over brick is known to be as the appearance. Oh, sorry, is called efflorescence. उसको बोला जाता है फ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस दिक्कत क्या करता है सर? एफ्लोरेसेंस की दिक्कत ये होती है कि एक तो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होता, पहला तो यही है। दूसरा आता है कि अगर एफ्लोरेसेंस पे ध्यान नहीं दिया गया और बहुत दिन के लिए उसको छोड़ दिया तो वो आपके सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनको चूरा चूरा बना देगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर जैसे सीमेंट पे एफ्लोरेसेंस आ रहा है तो थोड़े दिन में झड़ने लग जाता है मसाला, पाउडर पाउडर की फॉर्म में मसाला झड़ने लग जाता है। ब्रिक पे आ रहा है तो ब्रिक पाउडर फॉर्म में आ जाती है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ एफ्लोरेसेंस। इसीलिए एफ्लोरेसेंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बनता है। सबसे पहली बात आती है कि कोड कौन सा काम आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो IS 3495 पार्ट 3 याद रखेंगे, ठीक है। मेजर थिंग आती है कि एफ्लोरेसेंस कैन कॉज, ये नोट करके लिख लो, इट कैन कॉज powdery form of the material. ठीक है। एफ्लोरेसेंस 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला एफ्लोरेसेंस आपका आता है दैट इज नोन टू बी एज कैटेगराइज, ऐसा लिख लो, कैटेगराइज ऑफ द एफ्लोरेसेंस या फिर कैटेगराइजेशन ऑफ एफ्लोरेसेंस। पहला कैटेगरी आपका आता है नेल कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी आप लोगों का आता है, नेल में क्या होता है कि 0% सरफेस एरिया इज कवर्ड। 0% सरफेस एरिया आपका एफ्लोरेसेंस नहीं है, 0% सरफेस एरिया इज नॉन एफ्लोर, ठीक है। दूसरा आता है स्लाइड। स्लाइड में क्या होता है कि 0 to 10% सरफेस एरिया डिफेक्टेड होता है। 0 to 10% सरफेस एरिया कैसा होता है, डिफेक्टेड होता है। तीसरा आता है आप लोगों का मॉडरेट। तीसरा आता है आप लोगों का मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या होता है प्यारे दोस्तों की 10% से ज्यादा आता है, मतलब 10 से 50% सरफेस एरिया जो है वो डिफेक्टिव रहता है। और चौथा आता है आप लोगों का हैवी। चौथा आता है आप लोगों का हैवी। तो हैवी में क्या होता है कि मोर देन 50% सरफेस एरिया डिफेक्टेड रहता है। पांचवा आता है आप लोगों का सीरियस कह लो या एक्सट्रीम कह लो, सीरियस कह लो, तो पाउडर फॉर्म। पांचवे में आप लोगों का पाउडर फॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका एफ्लोरेसेंस है। और इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछा गया एग्जाम के अंदर, आप लोगों को ये याद रखना है। एफ्लोरेसेंस की 5 कैटेगरी है, नेल, स्लाइड, मॉडरेट, हेवी, सीरियस, ठीक है। 0 0 से 10, 10 से 20, 10 से 50, 50 से बड़ा, और पाउडर फॉर्म डायरेक्ट खत्म। तो अभी ये चीज क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब मेजर थिंग आती है यहाँ पर कि ब्रिक्स में डिफेक्ट क्या आ सकता है, इसमें इसको परसेंटेज में मेजर करेंगे। हाँ, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। जैसे ईंट है, जैसे ईंट है, अभी मैंने कहा कि ईंट का ये वाला सरफेस एरिया फ्लॉड है, ईंट का ये वाला सरफेस एरिया फ्लॉड है। सो हाउ विल यू गोइंग टू बी मेजर्ड, एंड आई एम सेइंग दैट कि दिस इज व्हाट, दिस इज द, ये टोटल सरफेस एरिया इज 10%, टोटल सरफेस एरिया इज एस, टोटल सरफेस एरिया इज एस, ऊपर ऊपर का जितना भी है, एंड आई एम सेइंग दैट कि दिस इज 10% ऑफ एस। सो अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, जितना भी एरिया फ्लोड है टोटल सरफेस एरिया का वो कितना परसेंट है, दैट इज द एफ्लोरेसेंस। बस यही है, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज द डिफेक्ट।
सो स्टार्ट करते हैं। ये मिटा दूं क्या? डिफेक्ट, पहला तो यही डिफेक्ट आता है, पहला तो यही डिफेक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरबर्न, ज्यादा जलना, अंडरबर्न, बहुत कम जलना। अभी मैं आपको ना एक एक चीज, ओवरबर्न से क्या होगा, ओवरबर्न से क्या होगा, आई विल से दैट कि आपस के पार्टिकल की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल, bonding between the particle, bonding between the particle will be going to will reduce. Hence I can say that कि it is in the category of overburn. Got it? इसके बाद मेरे पास आता है second one, that is known to be as the underburn. That is known to be as the underburn. Underburn से क्या होगा? Underburn से क्या होगा कि all the material cannot fuse together. Every material not able to fuse together, not able to fuse, hence strength will become, obviously not able to fuse, hence strength will less. तो strength कैसी होगी वहां पर? थोड़ी कम होगी। तीसरा मेरा यहाँ पर आता है प्यारे दोस्तों, तीसरा मेरा डिफेक्ट आता है दैट इज क्रैक। चौथा मेरा डिफेक्ट आता है फ्लोरेसेंस। पांचवा मेरा डिफेक्ट आता है यहाँ पर दैट इज नोन टू बी एज द वार्पेज। यस, शेप खराब हो सकता है, वार्पेज, वार्पेज ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पर। छठा मेरा डिफेक्ट आता है दैट इज नोन टू बी एज द छठा मेरा डिफेक्ट आता है जिसको मैं नाम देता हूँ शिफ्ट्स। शिफ्ट्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अंडुलेटिंग सरफेस, अंडुलेटिंग सरफेस ओवर द ब्रिक्स, ओवर ब्रिक्स। अब बच्चों को यहाँ बड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है। मैंने कहा जैसे ये मेरी ब्रिक है एंड इनिशियली इट वाज फ्लैट, इनिशियली इट वाज फ्लैट, बट ड्यू टू सम रेनी सीजन्स, वाटर रिएक्शन के कारण वो जो ब्रिक था उसका सरफेस ना ऐसे जगह जगह से फूल गया। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, उसका सरफेस ऐसे जगह जगह से फूल गया। ये जो चीज है इसको तुम लोग कहते हो शिफ्ट्स। वार्पेज क्या होती है फिर? जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया ना कि वार्पेज शेप बिगड़ना, दैट इज द वार्पेज, शिफ्ट्स। वही होता है, शफ्स ही होता है ये, शफ्स ही होता है ये। Shafts is the defect and shifts is the property due to the defect. So you can treat it as a shafts, no problem. ठीक है, shafts कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है मेरे पास ब्लिस्टरिंग। इसके बाद मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या होता है? स्वेलिंग मास। ब्लिस्टरिंग क्या होता है? स्वेलिंग मास। How can you define the swelling mass of the brick? जैसे एक तो था छोटा छोटा पोर्शन, एक जैसे ब्रिक मैसनरी है कोई, ब्रिक मैसनरी का बहुत बड़ा पोर्शन जब स्वेल हो जाता है, लार्ज पोर्शन, ऐसा लिख लो, लार्ज पोर्शन ऑफ ब्रिक मैसनरी विल स्वेल। तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी, लार्ज पोर्शन ऑफ ब्रिक मैसनरी स्वेल्स अप, उसको कहते हैं ब्लिस्टरिंग। ठीक है, एक आता है अगला ब्लैक पोर, एक और आता है मेरा दैट इज नोन टू बी एज द ब्लैक पोर। ब्लैक पोर क्या होता है कि आपके ब्रिक के ऊपर ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाता है। सो इट इज ड्यू टू द बिटुमेन। So if there is the presence of the bitumen in the bricks, then it shows blackish appearance. It shows blackish appearance. So I will say that blackish appearance, yeah, black color over surface of the brick. ऐसे कोई लॉस नहीं देता ये। Surface of brick majorly causes aesthetically unpleasing of the bricks. तो bricks को aesthetically unpleasing show करता है। That is the important thing. ठीक है,